हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So आपको पता है कि हम लोग का बीएड फर्स्ट ईयर का पढ़ाई जो है वो चल रहा था, जिसमें हम पेपर 2 कर रहे थे। अभी हम कर रहे हैं पेपर 2, जिसमें से एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड दैट चैप्टर वाज इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। तो हमने जो कंसर्न्स थे ना इंडियन सोसाइटी के, सारा कुछ कल्चर का, एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डेमोक्रेसी का क्या पड़ता है, इनइक्वालिटीज़ क्या हैं जो एजुकेशन में देखने को मिली है, मतलब इनइक्वालिटीज़ एजुकेशन में हमने देखी थी, राइट। एजुकेशन इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनइक्वालिटीज़ थी ना वो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में, वो हमने देखा। टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट देखा, और ऐसे करके काफ़ी सारे टॉपिक करके हमने पूरा चैप्टर 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। सो इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं दैट वुड बी कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन, यानी कि इंडियन एजुकेशन के जो सामयिक मुद्दे हैं हम उसकी बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी का मतलब है ये बाइलिंगुअल चलेगा, ये दिस विल बी बाइलिंगुअल, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि जो कंटेम्प्रेरी मतलब अभी हमारे सामने जो इश्यूज हैं, सामयिक मुद्दे कहते हैं, जो अभी हमारे आसपास चल रहे हैं, उसको कंटेम्प्रेरी मतलब जिस समय में हम हैं उस समय में जो इश्यूज उभर कर के सामने आते हैं, हमें उनके बारे में बात करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। उसके बाद ऐसे करके हम सेकेंड एंड फिर फर्स्ट चैप्टर करेंगे, मतलब हम थोड़ा लास्ट से शुरू कर रहे हैं। ये लास्ट की 4th यूनिट है, ये कंप्लीट हो चुकी है। ये 3rd यूनिट है, ये भी हम कंप्लीट करेंगे पूरा अच्छे से। तो अब चलते हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडिया, इन इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन में क्या क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज आते हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब है अभी के क्या इश्यूज आते हैं। सेम ही बुक चल रही है, पेपर 2 लिखा हुआ है। इस बुक का नाम है समकालीन भारत तथा शिक्षा, ठीक है। ये हिंदी में ये वाली बुक का नाम है। चैप्टर का नाम आप फिर से देख लीजिए, एंड दैट इज भारतीय शिक्षा के समकालीन मुद्दे। समकालीन कह सकते हो या सामयिक, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं वो मुद्दों को देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन क्या है, यानी कि भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण क्या है। सिंपल, पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। ये ग्लोबलाइजेशन का ऐसा टॉपिक है जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में भी आया है, एंड कंटेम्प्रेरी मतलब जो अभी आपने ये देखा ना, जो भी इश्यूज आते हैं इंडिया में, मतलब जो भी एजुकेशन को लेकर जो भी चीज़ें हैं, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, ये भी हमने इसके अंदर भी हमने पढ़ना ही है। और इसकी तो दोनों चैप्टर्स में ही ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। लिख कैसे पाएंगे, वैश्वीकरण, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण क्या है। एडवांटेज का मतलब है कि अच्छी बातें क्या है इसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अच्छी चीज़ क्या हुई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से खराब चीज़ क्या हुई है, तो ये पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेशन वही है जो मैंने पहले भी बताई हुई है, पहले भी लिखवाई हुई है, एंड दैट इज ग्लोबलाइजेशन फ्लो है आइडियाज़ का, यानी कि आपका जो विचार होता है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण में ग्लोबल वर्ड आ रहा है इंग्लिश में, और हिंदी में विश्व वर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि विश्व में हम कैसे एक साथ एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, कैसे विश्व में एक देश की जो चीज़ें हैं वो दूसरे देश में आती हैं, चाहे वो सामान के तौर पे हो, चाहे वो सेवाओं के तौर पे हो। जैसे मैंने बताया था कि मैं अभी यहाँ पर इंडिया में हूँ और मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर सकती हूँ, मतलब मैं किसी बाहर जो दूसरी कंट्री है उसके किसी एक्सपर्ट से बात कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उनकी सर्विसेज ग्रहण कर रही हूँ, मतलब वो मुझे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोई चीज़ सिखाने का काम कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान होता है। कमोडिटीज यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान होता है। एक्सपीरियंस यानी कि जो अनुभव होता है उसका आदान प्रदान होता है। जो सर्विसेज होती हैं उनका आदान प्रदान होता है। जो तकनीक होती है यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है उनका भी आदान प्रदान होता है। एंड पीपल फ्री ट्रेड करते हैं, मतलब जो लोग होते हैं ना वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं, जितना मुक्त व्यापार करना चाहते हैं वो आराम से व्यापार कर सकते हैं। और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है जितना हो सकेगा लोग अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर पाते हैं, क्योंकि देखो अगर ग्लोबलाइजेशन है, फ्लो ऑफ आइडियाज है, विचार एक जगह से दूसरे पे जा रहे हैं, शिक्षा एक जगह से दूसरे पर जा रही है, कमोडिटीज यानी कि सामान एक जगह से दूसरे पे जा रहा है, और जो अनुभव होते हैं अगर वो एक जगह से दूसरे पे जा रहे हैं, या
या जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो एक जगह से दूसरे पे जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली किसी भी कंट्री का आर्थिक विकास होगा ही, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का आदान प्रदान होता है, सामान यानी कि कमोडिटीज का आदान प्रदान होता है, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों का आदान प्रदान होता है। किसी टीचर को किसी दूसरे कंट्री के टीचर को ज़्यादा अनुभव है तो वो मुझे कोई चीज़ बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। सर्विसेज यानी कि सेवाओं का आदान प्रदान होता है, और तकनीक का, टेक्नोलॉजी हमारे पास कितनी आई है, ठीक है। पहले के टाइम पे 2G था, उसके बाद 3G आया, देन 4G आया, और अब 5G चल रहा है। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी भी का आदान प्रदान भी हुआ है। लोग भी एक जगह से दूसरे पे जा पाते हैं, जैसे मतलब कहीं काम करने के लिए जा पाते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। फ्री ट्रेड होता है, मुक्त व्यापार करते हैं और अपना आर्थिक विकास करते हैं इसी से ही। फिर मैंने कल भी बताया था, मतलब उस वाली क्लास में भी बताया था कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ उतना ही करके जाओ जितना यहाँ पे स्टोर हो सके, और स्टोर क्योंकि पढ़ाना तो है ही ये, बट उतना ही करके जाओ जितना स्टोर हो सके। तो यहाँ पे लिखा है वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है हम इंडिया में लेकर आ सकते हैं, मतलब किस वजह से इंडिया में हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, भारत में कैसे हम वैश्वीकरण का प्रचार कर सकते हैं, किन कारणों की वजह से, मतलब हम क्यों, मतलब वैश्वीकरण का मतलब है चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, चाहे लोग हों, चाहे विचार हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, कुछ भी हो, हम क्यों चाहें और हम क्या करें ताकि ये चीज़ें हों। तो हमें ये 3 चीज़ें करनी चाहिए सो दैट ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़े। वो 3 चीज़ें हम अभी पढ़ लेंगे, वैसे तो हम पिछली चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन वैसे इसको स्किप करके ना हमें एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ना चाहिए और डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस पर तो बाद में आएंगे, उससे पहले ये कर लेते हैं वो कौन सी पॉलिसीज हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के लिए वो कौन सी पॉलिसीज हैं। तो देखो, पॉलिसी स्ट्रैटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में वो कौन सी पॉलिसीज आप लेकर आओगे, या वो कौन सी पॉलिसीज का प्रचार करोगे, उसको प्रमोट करोगे, वो प्रोत्साहन करने वाली नीतियों के बारे में बताओ। तो 3 नीतियां यहाँ पे, पहली नीति इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम ही लिखा हुआ है, टू इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम अगर चाहते हैं कि हम ग्लोबलाइज्ड हो जाएं, हम वैश्वीकरण से जुड़े, दूसरे देशों के साथ जुड़े, दूसरे देशों के साथ हमारे विचारों का आदान प्रदान हो, चीज़ों का आदान प्रदान हो, उनकी ब्रांड की चीज़ें हमारे यहाँ पर आए, अगर हम ऐसा चाहते हैं ना, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा कंट्री में। जैसे कि बाहर के देश जो हैं उनको भारत में आने दो और इन्वेस्ट करने दो, मतलब पैसा लगाने दो, और यहाँ से यहाँ पे जो भी कंपनीज आएंगी, पैसा लगाएंगी, हमारे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है टू इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पहले ना आप केवल 40% तक ही कोई कंट्री इन्वेस्ट कर पाती थी, पर अब यहाँ पे कह दिया गया है कि आप 51 से 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपरली। इसको बढ़ा दिया है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, मतलब बिना किसी प्रतिबंध के, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आओ भारत में इन्वेस्ट करो। ये बिल्कुल वैसा है, मैं बिल्कुल आराम से समझाती हूँ, बिल्कुल वैसा है कि जैसे मेरे पास अभी पैसे नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं जैसे ये बॉटल्स बनाती हूँ, ठीक है, मान लो ये बॉटल बनाती हूँ मैं, और आपको ये बॉटल चाहिए, लेकिन आपको बल्क में चाहिए, मतलब आप एक शॉपकीपर हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक शॉपकीपर हो, और मुझे ये बॉटल बनानी आती है, आपको ये चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मैं आपको कैसे दूँ, आपको 20 बॉटल्स चाहिए, मान लीजिए आपको 20 बॉटल्स चाहिए, मेरे पास ये है, आपने देखा कि ऐसे बॉटल्स हैं, और आपने मुझसे पूछा कि कहाँ से खरीदी, तो मैंने कहा ये मैंने बनाई है और मैं इनको बना करके बेचती हूँ। तो उन्होंने बोला कि, आप लोगों ने कहा कि ऐसा करो कि आप मुझे 20 बॉटल्स दो और फिर हम इसको बाजार में बेचेंगे, मुझे बॉटल बहुत पसंद आई। तो मैं कहूँगी मैं तो आपको ये बना के नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास ना पैसे नहीं है इसको बनाने के लिए, ना मेरे पास प्लास्टिक है, ना मेरे पास कुछ है, और ड्राइंग के लिए मतलब ये जो भी प्रिंट हुआ है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप मुझे पैसे दोगे कि ठीक है ये पैसे ले लो और अपना मटेरियल खरीद लो, और उसके बाद इसको बनाओ, और उसके बाद मुझे बेचोगे, तो उसमें कट कट आके जो भी होगा, मतलब आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी सो दैट मैं ये चीज़ बना सकूं और तब आपको दे सकूं, क्योंकि इसमें आपका फायदा तो है ही। मैं अगर मान लीजिए ये बॉटल 100 रुपए की बना रही हूँ, मतलब वैसे तो ये ज़्यादा महंगी है, बट मान लो कि अगर मैं इसको 100 रुपए की बना रही हूँ, तो एटलीस्ट आप 200 300 250 200 300 की तो बेचोगे ना। तो वही बात है कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, मेरे पास पैसा नहीं मिलता मुझे, तो मैं ये बना नहीं पाती नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए। तो अब क्या है कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप पूरा पैसा मुझे दे दोगे, ठीक है, कि आप ये लो, पकड़ो और बना लो, और उसके बाद हमको बेच देना, हम ही को बेच देना, ठीक है, जो भी जितना भी कम बजट या जैसा भी होगा हमको बेच देना। तो यहाँ पे क्योंकि मैं मेहनत के भी तो पैसे लूंगी ना, तो वो सब कुछ वैल्यू एडिशन तो होगा इस चीज़ में। तो वही लिखा है कि
ये भी पूरे सरकार के मतलब आप इसको एक कंट्री के तौर पे भी देख लो कि कोई कंट्री के पास पैसा नहीं है कोई चीज़ करने का, लेकिन वो कंट्री से आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको पैसे पहले इनिशियल कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी, आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। सो ये बिल्कुल वैसा ही है कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी भेदभाव के आप एक कंट्री को 51 टू 100% तक इन्वेस्टमेंट दे सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई लाल फीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म। पहले क्या होता था ना कि फाइल्स जो होती थी वो इतना टाइम लगाती थी आगे बढ़ने में, इतना करप्शन होता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी आपकी फाइल को रख के नहीं बैठेगा, ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और फटाफट आपको जो भी चीज़ है आप अपना करवा लोगे। ठीक है, मतलब आपको कोई प्रतिबंध नहीं होगा इस चीज़ में। 100% तक अनुमति दे दी थी। और फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी इसीलिए आया था। फॉरेन एक्सचेंज के आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट मतलब कर सकते हो, ये चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, सो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर ये हो गया ना तो हमारे देश में पैसा आएगा, हम अपने देश में चीज़ें बना करके बेच पाएंगे और हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा क्योंकि वो भी काम करेंगे। कोई अकेला बंदा तो पैसे लेकर के काम नहीं कर सकता ना, सबको ही काम करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा ऑर्डर होगा, बड़ी चीज़ें होंगी, बड़े लेवल पे होंगी, तो इसलिए। ठीक है, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम लॉन्ग ट्रेड पॉलिसी कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड पॉलिसी का मतलब ये होता है, लॉन्ग ट्रेड पॉलिसी का मतलब ये है कि हम दीर्घ अवधि के लिए, ज़्यादा बड़े समय के लिए हम इसको लागू कर सकते हैं। किसको लागू कर सकते हैं? लॉन्ग ट्रेड पॉलिसी को। मतलब हम किसी के साथ, किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए, कोई नियंत्रण नहीं होगा, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। देयर वुड बी और देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसको जो बेचना है, जो आइटम क्वालिटी वाइज बेचना है आप बेच सकते हो। सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाएगा। सभी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाएगा मतलब सभी वस्तुओं का आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। आयात मतलब इम्पोर्ट यानी कि मंगाना, कि आप कोई भी चीज़ किसी बाहर की कंट्री से मंगा भी सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़ के, ये वस्तुएं लिख दें बट ये वस्तुएं हैं, कुछ विशेष मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुओं को, विशेष मतलब रेयर, या कह लो कुछ विशेष मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वस्तुओं को, विशेष वस्तुओं को छोड़कर बाकी सब चीज़ों का आप आयात निर्यात कर सकते हो और बहुत ही लंबे समय तक के लिए आप ट्रेड, अपना लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हो। मतलब एक ऐसा टर्म है, टर्म का मतलब होता है टाइम, तो आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हो। आपको कोई नियंत्रण नहीं होगा, मतलब आपको लीगली सब कुछ करना है, नियंत्रण नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ट्रेड करना चाहते हो आप कर सकते हो। खुली प्रतियोगिता है, कंपटीशन है और कुछ वस्तुओं को छोड़ के बाकी सभी वस्तुओं का आप आयात निर्यात कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है लास्टली पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा है या कोई भी करेंसी है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता है। जैसे डॉलर है और पाउंड स्टर्लिंग है, बाजार की कीमत पर खरीद व बेच सकते हैं, बेचना कर सकते हैं, मतलब बाजार की कीमत पर खरीद व बेच सकते हैं। ठीक है, बाजार की कीमत पे आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। ये आप कब करोगे? सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, कनाडा या यूरोप या कहीं और भेजा था और वो वहाँ पर सेटल भी हो गया, काम भी करने लग गया, तो वो बच्चा अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अपने घर पे देगा सो दैट मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन जो है उस पैसे को यूटिलाइज कर सके, अपना अपने इस्तेमाल में रह सके, चाहे वो घर बनवा लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो सब कर सकें। सो परिवार खर्च के लिए भेजी गई धनराशि, बाहर की जो करेंसी आती है, बाहर एनआरआईज जो होते हैं वो बाहर की जो करेंसी आपको देते हैं, बैंक अकाउंट में आपके डालते हैं, तो आप वो चेंज करवा सकते हो। सो दैट इज डॉलर और आप पाउंड जो भी है आप उसको चेंज करवा सकते हैं, खरीद व बेच सकते हैं बाजार की कीमतों पर ही। और वस्तुओं और सेवाओं का आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये था कि कैसे आप भारत में ग्लोबलाइजेशन को लेकर आ सकते हो, और वो कैसे लेकर के आ सकते हो, इन्वेस्टमेंट करवा के, यानी कि विदेशी निवेश करवा के कर सकते हो। सेकेंडली, थोड़े लंबे समय तक के लिए ट्रेड करा के कर सकते हो। थर्डली, आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी यानी कि जो पैसा है, करेंसी, वो चेंज करवा सकते हो, राइट। सो ये किस बारे में था? अभी अभी हमने यही पढ़ा कि जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो यानी कि प्रवाह होना चीज़ों का, जैसे कि विचारों का आदान प्रदान होता है, एजुकेशन का, नॉलेज का आदान प्रदान होता है, और सर्विसेज का, तकनीक का, पीपल भी आराम से एक जगह से दूसरा पे जा सकते हैं,
आप ट्रेड कर सकते हो, आपका आर्थिक विकास होगा। प्लस ग्लोबलाइजेशन को भारत में लाने के लिए क्या किया जाए, मतलब भारत की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए ग्लोबलाइजेशन क्या क्या कर सकता है। तो 3 नीतियाँ अपनाई हैं हमने। इन्वेस्टमेंट के, आप इन्वेस्ट करना चाहती है कोई कंट्री भारत में तो इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर फॉर दैट मैटर भारत भी कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी है कि ट्रेड पॉलिसी आप लंबे समय तक जो व्यापार करना चाहते हो कर सकते हो, और आंशिक रूप से अगर आप अपने करेंसी को जो आपके पास है, अपना पैसा जो ऐसे चेंज करवाना चाहते हो किसी दूसरे करेंसी में, तो आप वो भी करवा सकते हो। जैसे बहुत सारे यहाँ से टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे रुपीस तो नहीं चलेगा, वहाँ पे तो डॉलर चलेगा, तो आप ऐसा भी करवा सकते हो। ठीक है। फिर आता है क्या, चेंजेस एट एवरी लेवल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस, गुण और अवगुण पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ आई है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मतलब हर चीज़ की गुण होते हैं और हर चीज़ की बुराइयां भी होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर अच्छी है तो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि कहा जाता है कि आप प्रोटीन खाइए, इससे आपका बॉडी जो है वो बिल्ड करेगा, बट ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी प्रोटीन अगर आप खा लोगे तो वो भी फैट की तरह ही आपका हार्ट रेट जो है इंक्रीज कर सकता है, या फिर आपको हार्ट डिजीजेस दे सकता है। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं अगर आपने प्रोटीन भी ज़्यादा अमाउंट में खा लिया है तो। ठीक है। सो चेंजेस एट एवरी लेवल, देखो हर लेवल पे चेंज हो रहा है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से हर लेवल पे चेंज हो रहा है। हमारी शिक्षा चेंज हो रही है, जैसे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो करिकुलम है वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट होता जा रहा है। हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, हम मेडिकल साइंस के बारे में सीख रहे हैं, हम हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में सीख रहे हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का इम्पैक्ट हमारी पढ़ाई पर, हमारे ऊपर, हमारे खान पान सभी चीज़ों पर पड़ता है। देख नहीं रहे हो कि हमारी खाने की प्लेट कितनी चेंज हो चुकी है। पहले हमारे खाने में डोसा होता था, छोले भटूरे होते थे, या फिर नॉर्मल खाना होता था। आज हम क्या खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं हर लेवल पे। शिक्षा में चेंज आ रहा है, तकनीक में चेंज आ रहा है। पहले हमारे पास कम तकनीक हुआ करती थी, अब आज हमारे पास ज़्यादा तकनीक है। सामाजिक रूप में हम चेंज आ रहे हैं। पहले हमारा दायरा काफ़ी छोटा सा था, हम बहुत ही कम और अपने ही तरह के लोगों से, अपने देश के लोगों से बातचीत किया करते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से, आने की वजह से अब हम बाहर की चीज़ें भी देख पा रहे हैं, बाहर के ब्रांड्स भी यूज़ कर पा रहे हैं, बाहर भी जा पा रहे हैं, बाहर के लोगों से बातचीत भी कर पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर आर्थिक में भी हम लोग के आर्थिक उसमें भी चेंज आए। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने भारत के अंदर तो वो करते ही हैं, काम करते ही हैं, हम बाहर जाके भी काम करते हैं। तो इसने अर्थव्यवस्था को भी इन्हांस किया है, और बाहर की कंपनी जब यहाँ आ जाती है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। एग्जाम्पल इसका मैकडी ले लो, डोमिनोज ले लो, जो आपके आसपास के एग्जाम्पल्स है। आप देखो, अगर ये कंपनीज नहीं होती तो यहाँ पे किसी भी मॉल में मैकडी नहीं होता, किसी भी मॉल में डोमिनोज नहीं होता। उसमें काम करने वाले हमारे ही तो लोग हैं, उसमें काम करने वाले इंडियंस ही तो हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर ये कंपनीज यहाँ पर नहीं आती, या ये ब्रांड जो है सो कॉल्ड, अगर हम कह रहे हैं खाने पीने का ये ब्रांड है, अगर वैसे तो ब्रांड आप क्या ही कह लो, बट ये जो चीज़ है, जैसे डोमिनोज है, पिज्ज़ा हट है, ये मतलब पिज्ज़ा हट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन डोमिनोज तो बाहर से ही आया है और मैकडी भी बाहर से आया है, अमेरिका की ही देन है मैकडी। सो ये चीज़ यहाँ पर आई है तो हमारे लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। ठीक है। जो हम खा रहे हैं जंक फूड है, चलो एक अदर मैटर है, बट एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ऐसे बाहर की बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो हर चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में चेंज आ रहा है, आर्थिक तौर पे आप उन्नत भी हो रहे हो, अलग अलग फर्म्स के साथ, अलग अलग इंडस्ट्री के साथ काम करके जो बाहर की हैं। तो ऐसा है। नाउ एडवांटेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के, वही मैंने बताया, हर विचार, हर व्यवस्था की विशेषता होती है, हर एक आइडिया की अपनी अलग विशेषता है, गुण है, एडवांटेजेस हैं। हर एक सिस्टम की अपनी एडवांटेजेस या गुण या अवगुण होते हैं, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं, अच्छी बुरी दोनों होते हैं। वैश्वीकरण भी एक अपवाद नहीं है, यानी कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि जिसका कोई डिसएडवांटेज हो नहीं सकता। उसका एडवांटेज भी है, उसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है। तो ये भी इससे अलग नहीं है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। चलो, अब सबसे पहले एडवांटेज पढ़ते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से सबसे पहली चीज़ क्या हुई है, हम एक तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों से जुड़ पाए हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ समझते हैं, उसके बाद इन टॉपिक्स को देखेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से हम लोगों से जुड़ पाए हैं, हमारा नॉलेज बेस एनहांस्ड हुआ है। हम बाहर की संस्कृति के बारे में पता कर सकते हैं कि भारत के अलावा एक और संस्कृति भी है। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमको उनके बारे में पता चल सकता है। वहाँ की जो सिनेमा है, जो सिनेमा घर है, जो सॉन्ग्स है, हमें उनके बारे में पता चल सकता है। हम मतलब उनकी संस्कृति के साथ हम भी घुल मिल सकते हैं, हमको भी पता चल सकता है। इसके अलावा हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जब वो वाली
दूसरी कंट्रीज़ की ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से वो कंट्री जो है हमारी कंट्री में वहाँ की जो कंट्री की जो कंपनी है वो यहाँ पर भारत में जब आती है व्यापार करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, तो हमको भी एम्प्लॉयमेंट देती है। इसके अलावा एनवायरनमेंट, मतलब जो भी दुनिया भर की जो भी समस्या होती है ग्लोबलाइजेशन में, टेररिज्म की समस्या है, टेररिज्म को क्या कहेंगे, आतंकवाद की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, वो भी हमें मिलके ही सॉल्व करनी है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक प्रॉब्लम किसी एक देश की नहीं, सभी देशों की हो सकती है। पर्यावरण की समस्या किसी एक देश की नहीं है कि किसी एक देश ने सोचा चलो कल से हम ट्राई करते हैं इसको कम करने का, तो वो तो कर लेंगे, बट हमें भी अपने लेवल पे करना पड़ेगा। तो क्या एडवांटेजेस हैं डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ वर्ल्ड फैमिली? पहली बात तो हमारे अंदर फीलिंग आएगी कि हम एक सिंगल देश नहीं है, बल्कि हम तो एक फैमिली है, वर्ल्ड फैमिली है। मतलब अगर हम किसी बेकार सिचुएशन में है कि हमारे पर्यावरण खराब हो रहा है, हीट वेव चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर हम इस परेशानी में हैं या आतंकवाद हो रहा है, तो फिर हम एक वर्ल्ड फैमिली हैं, हम पूरे विश्व की एक फैमिली है और हमें साथ मिलके काम करना है। ये फीलिंग हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सद्भावना आती है, रिस्पेक्ट आती है, एक दूसरे कल्चर की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक अलग फैमिली नहीं, पूरे वर्ल्ड एक वैश्विक फैमिली के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन बड़ा है। कंपटीशन किस चीज़ का? कि जैसे मान लीजिए, ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। बॉटल्स हैं, बिक रही हैं, मैंने ये वाली बनाई, हो सकता है आप मुझसे और अच्छी क्वालिटी की बॉटल जो है वो बना लो, अभी मेरे पास और कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आप बॉटल बना लो, तो सेंस ऑफ कंपटीशन आता है, ताकि आप उस चीज़ को बीट कर सको या फिर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे सबको, तो आप उस हिसाब से अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के हिसाब से करोगे, तो सेंस ऑफ कंपटीशन भी आता है। एजुकेशन का गिव एंड टेक होता है, इंग्लिश में ना गिव एंड टेक लिखा है, जिससे हो सकता है आपको समझना है, बट ये आदान प्रदान है, यानी कि एजुकेशन का आदान प्रदान हो रहा है। बाहर की कंट्री की शिक्षा जो है हमें पता चलती है, हमें कुछ उनके उसकी नॉलेज पता चलती है। बाहर के जो भी किसी देश में कोई नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है, जैसे अमेरिका में मैंने बताया था कि वो शुरू हुआ था, एमबीए शुरू हुआ था, तो वो भारत में भी आया। तो एजुकेशन का भी गिव एंड टेक होता है, नॉलेज का गिव एंड टेक होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सोल्यूशन टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो उसका समाधान हम अपने आप साथ में मिलकर के बातचीत करके ढूंढ सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि जो अवसर है वो मिला है। जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब को क्या बोलते हैं हिंदी में? जॉब का मतलब क्या होता है? जो काम का करने का अवसर है वो मिला है, कुछ काम करने का अवसर जो है वो मिला है। काम करने का मतलब ऑफिस वगैरह का, या कोई जॉब, क्या हिंदी में जॉब को पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब अब काम करने का अवसर मिला है। ठीक है, एनकरेजमेंट टू द मोबिलिटी ऑफ मैन पावर, यानी कि जो मोबिलाइज हुए हैं, हम लोग मोबिलाइज हुए हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैन पावर का मतलब यही, ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से हम लोग भी स्किल्ड हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्किल को ग्रहण कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा पॉइंट क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेजेस क्या है? पहले बात तो हम एक फैमिली, भारत देश फैमिली तो है, वो भी है, लेकिन हम एक पूरे वर्ल्ड की फैमिली हैं। हम पूरा एक परिवार के रूप में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड जो है, विश्व जो है परिवार के रूप में रहता है। हमारे अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन भी आता है कि उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है। एजुकेशन का आदान प्रदान होता है, अगर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी हम बैठ करके ढूंढ लेते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, आपको काम करने के अवसर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एनकरेजमेंट टू द मोबिलिटी ऑफ मैन पावर, यानी कि मैन पावर बढ़ रहा है, काम करने की क्षमता, उत्पादकता सब कुछ बढ़ रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि तकनीक आ गई है। हम फ्री ट्रेड कर पा रहे हैं, यानी कि मुक्त व्यापार कर पा रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पा रहा है, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम किसी देश के साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ें बना करके बेच रहे हैं, वो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो हमारा भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। हम अगर चीज़ें बेचेंगे तो हमें पैसा भी वहाँ से मिलेगा। टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी थी, राइट, अमेरिका में डेमोक्रेसी थी, हम चाहते तो हम राजतंत्र भी ला सकते थे, पर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लेकर के आए, तो ये भी इनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। और कैसे कोई कंट्री जो है आराम से रह सकता है बिना टेररिज्म से डरे, मतलब किनका मतलब है, वैसे तो डर है ही टेररिज्म का, बट यहाँ पर ये है कि कैसे टेररिज्म जैसी परेशानी को, प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, वो भी देश आपस में बात करते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उससे भी बात करते हैं, उसकी भी बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल टॉलरेंस, हमारे अंदर कल्चरल टॉलरेंस आया, क्योंकि कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, आपके अंदर थोड़ी सी सहनशीलता, सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे कल्चर को बेकार ही कह दो, ऐसा नहीं करना है। इंटरनेशनल टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म बढ़ा है, हम एज अ टूरिस्ट अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वो लोग एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग एज अ टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है एफिशिएंट हुआ है, प्रभावशाली हुआ है, बहुत ही स्पीडी हुआ है, यानी कि गति प्रदान हुई है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। अब आप आराम से, जो चीज़ जल्दी खत्म हो जाती है,
जिसे हम पेरिशेबल कहते हैं, जैसे दूध हो गया, दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लावर हो गए जो बाकी देशों में बिकते भी है, फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये पेरिशेबल चीज़ों को आप आराम से ग्लोबली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, वो भी बहुत ही स्पीड में, एफिशिएंटली। और आसपास का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो की फैसिलिटी और ये सब भी हुआ है, और बाकी देशों में एयरवेज, सीवेज या जो भी चीज़ें होती उनकी भी मतलब वो बड़ी है, क्योंकि पर्यटन बड़ा है। पर्यटन यानी कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, टूरिज्म है, ये बड़ा है, तो उसकी वजह से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बड़ा है, वो भी अच्छा हुआ है। ठीक है। इनफैक्ट इनफैक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आजकल अगर हमें कोई ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स या पेरिशेबल चीज़ें जो जल्दी, जिनका नाश हो जाता है, वैसे तो अधिक नाशवान चीज़ें कहते हैं इनको, जो बात जल्दी नाश हो जाती हैं, जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, पेरिशेबल सब्सटेंस होते हैं, आप उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन में रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन, ये सब का भी प्रोसेस होता है, मतलब रेफ्रिजरेशन का भी होता है, तब आराम से कर सकते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स के रेफ्रिजरेट भी आप कर सकते हो चीज़ों को, सो दैट वो जल्दी खराब ना हो। फिर डिसएडवांटेज क्या है ग्लोबलाइजेशन का? सिंपल डिसएडवांटेज है डाउनफॉल इन कल्चरल वैल्यूज। जो हमारी कल्चरल वैल्यूज है, जो हमारी संस्कृति की मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो खत्म हो रहे हैं। सांस्कृतिक मूल्य इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि आप खुद देख लो, हमारी जो खाने की प्लेट है आज, उसमें कितनी अलग चीज़ें आ गई हैं। हम अपनी संस्कृति को छोड़कर, क्योंकि खाना भी तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो हम अपनी संस्कृति की चीज़ों को छोड़ करके, वैल्यूज़ को छोड़ करके बाहर की पाश्चात्य संस्कृति यानी कि वेस्टर्न संस्कृति को अपना रहे हैं। देखो, किसी की संस्कृति को रिस्पेक्ट करना, अपनाना गलत नहीं है, पर अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे की संस्कृति को अपनाना, मतलब आप पूरी तरीके से उसी संस्कृति के हो गए हो, तो ये भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि आप अपने कल्चर की वैल्यूज़ छोड़ते चले जा रहे हो। तो ये है डाउनफॉल इन कल्चरल वैल्यूज। इसके बाद आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है, क्योंकि भारत में ऐसा हो सकता है कि आप जितना डिजर्व करते हो उतना आपको पैसा ना मिले किसी जॉब में, या हो सकता है कि आप ज़्यादा प्रतिभावान हो, प्रतिभाशाली हो, लेकिन आपका टैलेंट जो है उस हिसाब के आपका व्यवसाय, मतलब आप उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, और आपको लगता है कि बाहर के देश में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, तो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यानी कि जितना भी मानसिक तरीके से जो बहुत ज़्यादा कुशल लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पीपल है, वो सब बाहर जाते जा रहे हैं। वो सब भारत को छोड़ करके जाते जा रहे हैं अमेरिका या फिर किसी दूसरे कंट्रीज़ में बसने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब जो सारा स्किल है, ब्रेन है, जो दिमाग है, जो इस्तेमाल होता है, वो सारा ड्रेन हो रहा है। एक्सपेंसिव एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, डिस्टेंस बढ़ चुका है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ये ग्लोबलाइजेशन के प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आज ना ये फेस टू फेस जो कन्वेक्शन मेथड है वो नहीं, आजकल ऐसा है कि अच्छा थोड़ा देखो, थोड़ा आजकल ब्लेंडेड लर्निंग चल रहा है। ब्लेंडेड का मतलब है आईसीटी का भी इस्तेमाल कर लिया, फेस टू फेस भी कर लिया, इस तरीके से चल रहा है। सो एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। सो पहला क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या हो गया ग्लोबलाइजेशन का? हमारी सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनका ह्रास होता जा रहा है, उनका पतन होता जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब कहेंगे कि मानसिक रूप से जो है सारा कुछ बाहर जाता जा रहा है, ड्रेन हो रहा है, यानी कि सारा जो टैलेंट हो रहा है वो बाहर जा रहा है, ड्रेन हो रहा है। इसको हिंदी में देख लेना, एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, हिंदी का नेग्लिजेंस हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदी का नेग्लिजेंस हो रहा है, और इंग्लिश ही आप बोलने पे फोकस कर रहे हो, इवन अपनी खुद की कंट्रीज में, क्योंकि वो ज़रूरी है प्राइवेट जॉब्स के लिए और इन सब के लिए। तो नेग्लिजेंस हो रहा है हिंदी का बहुत ज़्यादा। स्लो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन का कम धीरे धीरे प्रोसेस है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो किस चीज़ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ का, यानी कि पैसा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है रिच कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज़्यादा रिच कहीं जाएंगी, डेवलप कहीं जाएंगी, और एक है पुअर कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो कहीं जाएंगी, और या फिर जो डेवलपिंग है वो कहीं जाएंगी। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ वेल्थ, वेल्थ का, पैसों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी कंट्री के पास ज़्यादा है रिसोर्सेज और पैसा, किसी के पास कम है रिसोर्सेज या पैसा, संसाधन और पैसा। ठीक है। डिफरेंस इन इनकम ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, मतलब डेवलपमेंट में भी डिफरेंस है, इनकम में भी डिफरेंस है। डाउनफॉल इन वैल्यूज, हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा हार्स या गिरावट आ रही है और पतन आ रहा है। ठीक है। सो बेसिकली ये था ग्लोबलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो ज़रूर आना है, सॉरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो ज़रूर आना है कि क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की वैश्वीकरण क्या है, इसका आप एडवांटेज बताओ, एडवांटेज मतलब से गुण बताओ, इसके दोष बताओ। चाहो तो ये वाला स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में एज सच नहीं पूछने वाला कि वो पॉलिसीज बताओ जिनकी मतलब आ सकता है, तो कुछ और भी हम लिख सकते हैं कि ऐसी कई सारी पॉलिसीज है, मतलब सिंपल आंसर भी लिख सकते हैं। सिंपल आंसर में जैसे ऐसी कई सारी पॉलिसीज है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है वो उसको बढ़ावा मिला है, वो है पॉलिसी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है कि आप
सेंट्रलाइज हो जाओ, आपको जहाँ जाना है, आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के लिए तो आप वहाँ जा सकते हैं। वर्क प्लेस वगैरह के बारे में भी हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही वाली पॉलिसीज़ लिखनी है। और अगर याद हो जाती है तो ये सबसे बढ़िया बात है। तो एडवांटेज, मेनली एडवांटेज और डिसएडवांटेज और डेफिनेशन पे फोकस करना है। एडवांटेज तो हमें पता चल गई हैं क्या है। एडवांटेजेस ये हैं कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, और वैश्वीकरण के आने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, जो पर्यटन सुविधाएं हैं वो भी अच्छी हुई हैं, एजुकेशन बढ़ा है, मतलब एजुकेशन का आदान प्रदान हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिर डिसएडवांटेज आता है ग्लोबलाइजेशन का। और अब आ जाओ कॉमन स्कूल सिस्टम पे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम? नाम से पता चल रहा होगा कितने इसके पेजेस हैं, 1 2। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलिएगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।